हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। जीएसटी की रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा ये चौथा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों लाया गया जीएसटी के अंदर। तो बेसिकली इन जीएसटी लाने का एक मेन उद्देश्य था कि कैस्केडिंग इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकना है। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, है ना, कर पर कर, कर पर कर ना लगे। इसके लिए सरकार ने बोला कि आप पहले जो टैक्स पे करके आओगे उसकी आगे जब आपका जो लाइबिलिटी आएगी टैक्स की, वहां पर हम आपको क्रेडिट दे देंगे। यानी आपको उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। कैसे? देखो समझते हैं एग्जांपल से। ये मान लीजिए होलसेलर है और ये रिटेलर है। रिटेलर आगे गुड्स किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा, है ना। अब मान लो 100 रुपए की यहाँ पर चीज थी। जब होलसेलर से गुड्स रिटेलर ने खरीदा, 100 रुपए की चीज थी और इस पर मान लो 10 रुपए का जीएसटी लगा। टोटल ये कितने का हो गया? 110 रुपए का। जब रिटेलर ने होलसेलर से माल खरीदा तो कितना जीएसटी पे करके आया? 10 रुपए। ठीक है। अब मान लीजिए रिटेलर ने जब कस्टमर को बेचा, ठीक है, तो उसने अपना 10% मार्जिन जोड़ा। तो 100 रुपए वाला गुड्स था, प्लस 10% उसने मार्जिन जोड़ा, तो ये कितने का हो गया? 110 रुपए का। अब इस पे जीएसटी भी ये लगाएगा, ठीक है, जीएसटी लगाएगा। 10% है जीएसटी, तो जीएसटी यहां पर कितना हो गया? 11 रुपए। और ये कस्टमर को कितने पर बेच देगा? 1 to 1 पर। ठीक है। अब देखो, रिटेलर जब सरकार को जीएसटी जमा करेगा तो कितना जमा करेगा? 11 रुपए उसकी लाइबिलिटी हुई, कस्टमर से उसने 11 रुपए लिए थे। सरकार ने बोला नहीं नहीं, आप 11 रुपए मत जमा करो, आप यहां पर 10 रुपए ऑलरेडी पे करके आए हो, इसकी हम आपको क्रेडिट दे देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, 10 रुपए। अब ये सरकार को केवल कितना जमा करेगा? 1 रुपए। ये 10 रुपए को ही हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इससे क्या होगा कि इस 10 रुपए पर टैक्स नहीं लगा, तो यहाँ पर चीज क्या होगी? सस्ती हो जाएगी। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, जब रिटेलर अपना 10% मार्जिन जोड़ रहा था तो वो 110 रुपए पर नहीं जोड़ रहा था, 100 रुपए पर जोड़ रहा था, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी। क्योंकि टैक्स पर वो अपना मार्जिन नहीं ऐड करेगा, क्योंकि टैक्स की तो उसको क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का पर्पस यही होता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट ना आए, और अगर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा तो चीजें सस्ती रहेंगी। जो कस्टमर है वो टैक्स पर टैक्स बार बार पे नहीं करेगा। आई बात समझ में? साधारण शब्दों में हम समझे कि अगर हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, तो अगर हमने कोई पहले टैक्स पे कर दिया है किसी गुड्स से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, उस सर्विस या गुड्स को जो हम फर्दर आगे कस्टमर को बेचेंगे तो पहले पे किए हुए टैक्स की हमें क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कह देते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो यही है कि गुड्स जो है या सामान जो है वो महंगा ना हो, कैस्केडिंग इफेक्ट ना आए। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे समझने से पहले। पहला है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है जो मशीनें आप खरीदते हो, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। अगर हम लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो वो गुड्स जिसे आप बुक्स के अंदर कैपिटलाइज कर रहे हो, एज अ, कैपिटलाइज करने का मतलब है एज अ एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो, उन सबको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। ठीक है। और कैपिटल गुड्स होने के लिए एक तो आपको ये बुक्स में कैपिटलाइज करो, दूसरा उसका यूज कहाँ होना चाहिए? आपकी सर्विस या गुड्स के आगे, सर्विस या गुड्स देने में या सर्विस या गुड्स को बनाने में बिजनेस पर्पज से यूज होना चाहिए, तो उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये बुक्स के अंदर कैपिटलाइज होना चाहिए। और कहाँ यूज होना चाहिए? आपके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आप गुड्स सर्विस जो भी दे रहे हो उसकी सप्लाई में उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, या तो उसको बनाने में यूज होना चाहिए, आगे आप जब उसको सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए उसका। ठीक है, बिजनेस यूज होगा तभी उसको कैपिटल गुड्स मानेंगे। फिर है इनपुट। तो कैपिटल गुड्स के अलावा जो भी आप बाकी गुड्स यूज करते हो बिजनेस के अंदर, उसे हम इनपुट कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रॉ मटेरियल।
ठीक है, रॉ मटेरियल, ये क्या हो गया आपका कैपिटल गुड्स, सॉरी इनपुट, है ना। कैपिटल गुड्स के अंदर आपका प्लांट, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी कैपिटल गुड्स, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है ना, साधारण शब्दों में समझे तो। उस कैपिटल गुड्स के अलावा कोई गुड्स है उसे हम इनपुट कहते हैं। और कैपिटल गुड्स और इनपुट के अलावा अगर कोई हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तो उसको हम इनपुट सर्विस कहते हैं, ठीक है। कोई भी हम अगर सर्विस यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर अपने गुड्स को बनाने के लिए या गुड्स को कस्टमर को बेचने के लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए, किसी भी पर्पज से, तो हम उसको इनपुट सर्विस कह देते हैं, ठीक है। आई इस बात समझ में, कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस। फिर हम बात करते हैं इनपुट टैक्स की। तो इनपुट टैक्स क्या है? ऊपर जो हमने कैपिटल गुड्स देखा, कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस, इस पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स बोलते हैं। चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या सेस हो, ठीक है। ये हमारा क्या है? इनपुट टैक्स। ध्यान रखना, कंपोजिशन लेवी के अंदर जो टैक्स पे करके आता है आते हैं हम, उसको इनपुट टैक्स नहीं कहा जाता है। वैसे भी कंपोजिशन लेवी जहां पर आ जाती है वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का चेन ब्रेक हो जाता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां से खत्म हो जाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? तो जो हम इनपुट टैक्स पे करके आते हैं उसकी हमें आगे आउटपुट टैक्स से क्रेडिट मिल जाती है, उसे ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। एग्जम्प्टेड सप्लाई क्या है? एग्जम्प्टेड सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है जिसे या तो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जम्प्ट कर दिया गया हो, ठीक है, या वो नील रेटेड हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, इन सबको एग्जम्प्ट सप्लाई माना जाता है जीएसटी के अंदर, ठीक है। या तो सरकार ने एग्जम्प्ट कर दिया, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी नहीं है, उसको सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जम्प्ट कर दिया। इसके अलावा जिन पर नील रेट लगता है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे डीजल, पेट्रोल, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये सारी चीजें एग्जाम सप्लाई मानी जाती है। इनवर्ट सप्लाई, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या है? इनवर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन सेल मीन्ट अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय परचेस, एक्विजिशन और एनी अदर मींस विथ और विदाउट कंसिडरेशन। सो इनवर्ट सप्लाई का मतलब है बेसिकली अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो जो आप खरीद रहे हो उसको इनवर्ट सप्लाई माना जाएगा, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो उसको इनवर्ट सप्लाई माना जाएगा। तो ये है आपका क्या? इनवर्ट सप्लाई। और अगर आप जब आप आगे बेचते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर? फिर है जॉब वर्क। सो इट मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब है, जॉब वर्क का मतलब होता है कि किसी और के गुड्स पर खुद काम करना, जैसे सोने के व्यापार में। तो सोने के व्यापार में जो कारीगर होता है बेसिकली उसको जॉब वर्कर कहा जाता है। तो कारीगर का क्या काम होता है? सोने का बिस्किट जो आपके सुनार होते हैं वो सोने का बिस्किट कारीगर के पास भेजते हैं और कारीगर सामान बना करके, ऑर्नामेंट्स बना करके किसको? फिर से सुनार को दे देता है, सुनार उसको कस्टमर को बेच देता है। तो ये कारीगर क्या कर रहा है? जो सुनार होते हैं उनके उनके गुड्स पर खुद काम कर रहा है और काम करने के बाद उनको चीजें वापस कर दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जॉब वर्क बोलते हैं। किसी और के बदले में काम करना, किसी और के लिए काम करना ही क्या है? जॉब वर्क, ठीक है। इसके अंदर इनको बस काम करने की मजदूरी मिल जाती है। फिर है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जहां पर कुल मिलाकर के ऐसा गुड्स जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जिस पर जीएसटी नहीं लगता, उसे हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कह देते हैं। आउटपुट टैक्स क्या है? तो आउटपुट टैक्स का मतलब होता है
आउटवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स पे किया जाना है उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। कहने का मतलब है जब बिजनेसमैन कस्टमर को माल बेचता है ना, तो इस पर वो जो टैक्स लेता है, जीएसटी लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। ठीक है। लेकिन अगर आरसीएम के, ध्यान रखना, आउटपुट टैक्स में आरसीएम के अंदर जो टैक्स पे करना है उसको शामिल नहीं किया जाता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलिंग, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, नोटिफिकेशन, रिपेयर। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको बिल्डिंग बनवानी है ना, तो आपने एक ठेकेदार को पकड़ा और बोला ये लो भाई मेरी जमीन है, मैं तुमको गुड्स माल खरीद करके सब कुछ दूंगा, तुम मेरी बिल्डिंग बना दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी मेरी है, जो एसेट क्रिएट हो रही है वो मेरी है, बट बना कोई और रहा है, तो जो बना रहा है उसे हम वर्क कॉन्ट्रैक्टर कह देते हैं। और इस टाइप की सर्विस को क्या बोलते हैं? हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? तो इट मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है। या तो आप गुड्स को क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, या तो गुड्स को क्या कर रहे हो? आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो यूनिट्स होती हैं, बेसिकली सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है, कि उस इकोनॉमिक जोन का, उस एरिया का मतलब ही है कि वो किस पर्पस से है, कि वहां पे जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाए जाएंगे उसको फाइनली उनका पर्पस होता है एक्सपोर्ट करना। ठीक है। तो उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट के केसेस को आप समझो जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है, इस पर जीएसटी जीरो रेट से लिया जाता है। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कि इंडिया से बाहर ले जाना। ठीक है। भारत से, भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना क्या है? हमारा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, it means supply of any service when the supplier of service is located in India, the recipient of service is located outside India, the place of supply of service is outside India, the payment of such service has been received by supplier in service in convertible foreign exchange. The supplier of service and the recipient of service are not merely establishment of a distinct person in accordance with the explanation 1 in section 8। कहने का मतलब ये है कि भारत में कोई बैठा व्यक्ति है, वो भारत के बाहर किसी व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, और सर्विस भी भारत के बाहर कहीं पर दे रहा है, और जो पैसे आने वाले हैं वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आने चाहिए। तो इसको हम क्या मानेंगे? एक्सपोर्ट मानेंगे। और इसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ जो दूसरी जगह पे सर्विस दी जा रही है वो मेयरली इंडिया की ही कंपनी की ब्रांच नहीं होनी चाहिए, कि हम अपनी ब्रांच को ही दे रहे हैं, हम किसी और को अगर सर्विस दे रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, जिसकी बात की गई है सेक्शन 16 के अंदर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सेक्शन 16 अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली दो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कंडीशंस की बात करता है, और दूसरा सेक्शन 17 5 बात हो जाता है जो कि ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। ठीक है। हम सेक्शन 16 देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पहली बात तो रजिस्टर होना चाहिए, है ना। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो आपको किसी भी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। Goods services to be used for business purpose. ITC of GST will be available on goods or services and or services which are used in the course or furtherance of the business। कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा जिस भी गुड्स सर्विस या कैपिटल गुड्स की आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो उसका यूज अगर बिजनेस के अंदर हो रहा है तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब अगर आप पर्सनल पर्पज से कोई चीज खरीद के ला रहे हो तो वहां पर आपको किसी भी तरह की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कब आप योग्य होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। कंडीशंस की बात करते हैं, तो कंडीशंस के अंदर पहली कंडीशन है पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए?
आप टैक्स पे करके आए हो, इसका क्या होना चाहिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपके पास बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको गुड्स या सर्विस मिल गई हो। अगर आपको गुड्स या सर्विस नहीं मिली है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा है कि जो आप टैक्स पे करके आए हो उसका टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअली पे हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपने सप्लायर से खरीद करके लाए, होलसेलर है ये और ये रिटेलर है, रिटेलर गुड्स खरीद के लाया, रिटेलर को आईटीसी मिलनी चाहिए, लेकिन ये आईटीसी तभी मिलेगी जब होलसेलर गवर्नमेंट के पास अपना टैक्स जमा कर दे। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर रिटेलर को क्या पता कि होलसेलर ने जमा किया है या नहीं किया है, तो इसी के लिए सरकार ने अब नियम बना दिया है कि GSTR 2B करके एक फॉर्म होता है, जिसके अंदर जैसे ही होलसेलर अपना रिटर्न फाइल कर देगा तो उसकी क्रेडिट 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिटेलर ने अब टैक्स पे कर दिया है तो हमें क्रेडिट मिल जानी चाहिए। ठीक है। और लास्ट क्या है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो आपका सप्लायर है वो आप रिटर्न फाइल कर दे। ठीक है। साथ में सॉरी, सप्लायर तो ठीक ही है, आप भी जब अपना रिटर्न फाइल करोगे तभी आपको आईटीसी मिलेगी, और रिटर्न अंडर सेक्शन 39 वाला मतलब GSTR 3B जब आप फाइल करोगे तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का और कोई तरीका नहीं है, आपको 3B फाइल करके ही लेना पड़ेगा। तो इलिजिबिलिटी क्या थी, आपको रजिस्टर्ड होना, आप रजिस्टर्ड हो तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, और गुड्स या सर्विसेज का यूज बिजनेस के लिए होना चाहिए। इसके बाद कंडीशन क्या थी, तो चार मेन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दूसरा आपको गुड्स या सर्विस मिल गई होनी चाहिए, टैक्स का पेमेंट सरकार को एक्चुअली हो गया हो, और रिटर्न फाइल हो गए हो, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक कंडीशंस हैं। अब एक चीज और देखते हैं, ऊपर हमने कंडीशंस में क्या देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी अलाउ होगी जब आपने क्या किया हुआ है, आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हो गई हो। अब कई बार गुड्स क्या होता है कि लॉट्स में मिलता है, टुकड़ों में मिलता है, उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से आप लोगे, है ना। मान लीजिए चार टुकड़ों में गुड्स आ रहा है, एक बार में पूरा गुड्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगी, तो उस केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगी जब आपको आखिरी लॉट मिल गया, है ना। जब आपको लास्ट लॉट जो है वो मिल जाएगा, उस तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी, है ना। आपको पहला लॉट मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दी जाएगी, बल्कि वो तब मिलेगा जब आपको आखिरी लॉट मिल जाएगा। ठीक है। फिर है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप जो गुड्स खरीद के ला रहे हो या जो सर्विस ले रहे हो उसका पेमेंट आप सप्लायर को 180 दिन के अंदर कर दो। अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो आपको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। और अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो पेमेंट भी कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 180 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ये प्रोविजो के अंदर चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। फिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि अगर आप कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहे हो, ठीक है, कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, तो आपको जो टैक्स वाला पोर्शन है उस पर फिर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स के अंदर आपको डेप्रिसिएशन उस पर अलाउ नहीं होगा। किस पर, टैक्स वाले पोर्शन पर। मतलब या तो आप जो जीएसटी पे करके आ रहे हो कैपिटल गुड्स पर, उस पर या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लो, दोनों बेनिफिट आपको एक साथ नहीं मिलेगा। जैसे आपने 1 लाख की मशीन खरीदी और मान लीजिए उस पर आप 18,000 का जीएसटी पे कर रहे हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी बुक्स के अंदर 1 लाख का, 1 लाख की आप रिकॉर्ड करो एसेट को। अगर आप 1 लाख की एसेट रिकॉर्ड करते हो मतलब आप डेप्रिसिएशन इसे 1 लाख पर क्लेम करोगे तो आपको 18,000 का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, है ना। क्रेडिट जो है वो अलाउ हो जाएगा। और अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 1,18,000 की एसेट रिकॉर्ड करो, अगर आप 1,18,000 की एसेट रिकॉर्ड करोगे मतलब आप पूरे इस 18,000 पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उस केस में क्रेडिट आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और यहाँ पर फिर आपको क्रेडिट जो है,
यहाँ पर आपको आईटीसी फिर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वाले अगर आप टैक्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आप टैक्स जीएसटी वाले पोर्शन पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हो तो आप फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की? तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब अगर 22-23 का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहे हो तो इसकी दो ड्यू डेट है, कब तक ले लो? 22-23 के बाद का ईयर क्या है? 23-24। तो 23-24 का जो सितंबर महीने है उसकी ड्यू डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की? जनरली 20 अक्टूबर। तो या तो 20 अक्टूबर, या जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल करो, एनुअल रिटर्न मतलब GSTR 9। जनरली 9 की डेट क्या होती है? 31 दिसंबर होती है। बट अगर आप उससे पहले फाइल कर रहे हो तो जिस डेट पर आप GSTR 9 फाइल कर रहे हो वहां तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना है, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? चलो, आपको अगर कोई टैक्स आपने आपने कोई फ्रॉड किया था और सरकार ने पकड़ लिया, उसकी वजह से आपको अगर कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी नहीं, है ना, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगी अगर फ्रॉड की वजह से आपको कोई टैक्स पे करना पड़ा है। ठीक है, फिर है रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रोपोर्शन ऑफ वन टैक्सेबल सप्लाई बिजनेस पर्पस। हाँ, अब देखो, है क्या कि मान लो कोई आप सर्विस या गुड्स ले रहे हो, उसका आप दो जगह यूज कर रहे हो, कुछ यूज आपका हो रहा है टैक्सेबल पोर्शन के अंदर और कुछ हो रहा है नॉन टैक्सेबल के या एग्जम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपको आईटीसी है, उसको आपको प्रपोर्शनेट बेस पर ही आपको मिलेगा, पूरी की पूरी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि जो कॉमन क्रेडिट है उसको प्रपोर्शनेट करके आपको क्रेडिट अलाउ की जाएगी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड रूल्स हैं, वो रूल्स आपको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद आप याद रखें कि आपको प्रपोर्शनेट आनुपातिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी। अब हम बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट की। ब्लॉक क्रेडिट के अंदर जो आपका सेक्शन 17(5), ध्यान रखेंगे ये सेक्शन मैंने आपको बोला था, दो सेक्शन आप याद रखना इसके, एक सेक्शन 16 और एक 17(5), है ना। सेक्शन 16 आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस की बात करता है, 17(5) ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है कि इन इन कंडीशंस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन क्या है? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, बशर्ते कि वो जो आपकी मोटर व्हीकल है वो का है अप टू 13 सीटर है। ठीक है, 13 सीट से ज्यादा की नहीं है। अगर 13 सीट से ज्यादा वाला आप व्हीकल खरीद रहे हो तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बस खरीद रहे हो तो बस में जनरली जो है 13 से ज्यादा सीटें होती हैं, तो इसकी आपको आईटीसी जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कार खरीद रहे हो, मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर को के लिए कार खरीदी गई, उसके घर आने जाने के लिए उसने कार खरीदी, कंपनी के नाम से ही है। यहाँ पर जो कि कार जनरली 13 सीटर से कम होती है, 13 सीटर से कम होती है, तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि कार की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है। लेकिन अगर आप सिमिलर बिजनेस के लिए खरीद रहे हो तो वहां पर कार की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। सिमिलर बिजनेस का मतलब ये हो गया कि आप कार के डीलर हो, कार खरीद करके आगे कार बेच रहे हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको आईटीसी जो है अलाउ होगा। इसके अलावा आपकी ड्राइविंग स्कूल है, ठीक है, ड्राइविंग स्कूल है तो आपका कार तो मेन आपका मेन मशीनरी हो गई ना, और कार खरीदोगे तभी तो आप आगे ड्राइविंग सिखाओगे, तो अगर आपका ड्राइविंग स्कूल है तो आपको आईटीसी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है तो कार आपकी मेन एसेट है तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। तो अगर आपका मेन बिजनेस ही है कार से रिलेटेड तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाती है। ठीक है, बाकी 13 सीट से कम, 13 अप टू 13 सीट तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है कार पर।
ठीक है, ये एक्सेप्शन जो मैंने बता दिए कि कब कब आपको कार की आईटीसी अलाउ हो जाएगी। अगर आप फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आप कार खरीद रहे हो, मतलब टूर एंड ट्रेवल्स चला रहे हो, या ड्राइविंग स्कूल के लिए आप कार खरीद रहे हो, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। फिर देखो दूसरी ब्लॉक, पहली तो हमारी कार की क्रेडिट ब्लॉक है, दूसरी किसकी है? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर आप जहाज या जल जहाज या हवाई जहाज खरीद रहे हो तो उसकी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, है ना। कंपनी के डायरेक्टर के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, चेयरमैन के लिए कार खरीद सॉरी प्लेन खरीदा गया, चार्टर प्लेन खरीदा गया, तो उसकी क्रेडिट वहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिमिलर टाइप ऑफ सप्लाई के लिए है तो फर्दर क्रेडिट अलाउ हो जाएगी, जैसे मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट, मतलब एरोप्लेन खरीद के एरोप्लेन बेच रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, वेसल्स खरीद करके बेच रहे हो, जहाज खरीद करके जहाज बेच रहे हो आगे, तो आपको क्रेडिट अलाउ होगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आपकी एयरप्लेन की सर्विसेज देती हैं कंपनियां, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, तो इनको आईटीसी अलाउ होगी, क्योंकि इनका काम ही वो मेन है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ऊपर कार में ड्राइविंग के लिए अलाउ था, वैसे ही अगर आप फ्लाइंग वगैरह की से रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, मतलब आप पायलट को ट्रेन कर रहे हो, तो वहां पर क्रेडिट अलाउ होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पर ये एडिशनल चीज है कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आप जो जहाज यूज कर रहे हो गुड्स के मूवमेंट के लिए कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी, क्योंकि वहां पर ये आपकी मेन एसेट होगी। यानी इन शॉर्ट, अगर कार या वेसल्स पर्सनल यूज के लिए हैं, डायरेक्टर्स के लिए, कंपनी के लिए, इंप्लॉयज के लिए, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर देखो, जर्नल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट। कहने का मतलब है कि ऊपर कार और जो वेसल्स थे, जो एयरक्राफ्ट था, वो ब्लॉक में अगर आ रहा है तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस या कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, उसकी भी क्रेडिट आगे ब्लॉक ही रहेगी, है ना। तो ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर आपने लिया है तो वो भी आगे ब्लॉक होगी। मतलब कार थी, डायरेक्टर के यूज के लिए थी, है ना, तो अगर डायरेक्टर की कार थी, इस कार का इंश्योरेंस कराया गया, वहां पर जीएसटी पे करके आए आप, तो वो भी, चूंकि ये कार ब्लॉक है तो कार से रिलेटेड इंश्योरेंस भी ब्लॉक होगा। कार ब्लॉक है तो कार का अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो तो वो भी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर ही आएगा। ठीक है, आप उसकी कोई भी सर्विस कराते हो वो भी ब्लॉक के अंदर ही आएगा, है ना, ब्लॉक से रिलेटेड ब्लॉक ही रहेगा। फर्दर वही एक्सेप्शन है यहाँ पर भी, अगर ये कार वगैरह जो है ये बिजनेस के लिए यूज हो रही है, या सिमिलर टाइप के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो वहां पर फिर इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विसेज, ये सर्विसेज भी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती हैं। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी इंप्लॉइयों को ले जाकर के क्या दे रही है, पार्टी दे रही है, वहां पर फूड बेवरेज केटरिंग की सर्विस ले रही है, तो वो भी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आएंगी। होटल्स वगैरह के अंदर अगर आपने कंपनी के लिए, कंपनी के अंदर आपने खाना मंगाया, उस पर आपने टैक्स पे किया है, वो भी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका सिमिलर टाइप का बिजनेस है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपका केटरिंग का बिजनेस है मान लीजिए, तो केटरिंग का बिजनेस है, आप दे रहे हो आगे, आपने यहाँ केटरिंग की सर्विस किसी और से ली, और फिर आगे आपने कस्टमर को केटरिंग की सर्विस दी, तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी, क्योंकि आप सिमिलर टाइप के काम के लिए आप गुड्स या सर्विस ले रहे हो। ठीक है, तो उसी टाइप का अगर आपका बिजनेस है तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। देखो ये है ना एक्सेप्शन, सेम कैटेगरी की सर्विस आप आगे सप्लाई कर रहे हो तो आपको फिर क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। और दूसरा, अगर ये सर्विसेज जो हैं ये किसी लॉ के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। ठीक है ना, कि लॉ, अब सपोज करिए फैक्ट्री के अंदर कानून ही है, ऐसा कानून सरकार ने बना दिया कि फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करेंगे उनको आपको लंच प्रोवाइड करना है, ठीक है, खाना प्रोवाइड करना है, तो चूंकि लॉ के अंदर मैंडेटरी है कि वहां पर आपको खाना देना है, फिर सरकार ने नियम बना दिया है कि आपको हेल्थ सर्विस अपने वर्कर्स को देनी ही देनी है, उनकी रूटीन चेकअप करवाना है। तो अगर लॉ के अंदर आप कोई सर्विस दे रहे हो, लॉ की वजह से दे रहे हो,
तो उसकी जैसे लॉ बना दिया सरकार ने कि आपके अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, उनको हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देना है। तो चूंकि सरकार ने नियम बना दिया है, उस केस में उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगी। तो यही है, या तो आपने सेम कैटेगरी की सर्विस के लिए वो सर्विसेज यूज की है, या आपने किसी लॉ के अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कानूनी बाध्यता के कारण वो सर्विस ली है, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है। फिर है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर। ठीक है, कई बार कंपनियां रहती हैं, वो अपने मेंबर, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको क्लब की मेंबरशिप दिलवा देती हैं, तो उसकी भी वहां पर अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है तो वो भी नहीं मिलेगी, ब्लॉक के अंदर ही आएगी। लेकिन अगर इंप्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ऊपर भी हमने देखा था ना, कानूनी बाध्यता के कारण वो सर्विस लेनी पड़ रही है, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। ठीक है। फिर है ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। आप इंप्लॉय को छुट्टी पर भेज रहे हो, वेकेशन पर भेज रहे हो, उसका खर्चा खुद उठा रहे हो, तो उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ब्लॉक के अंदर आएगी। लेकिन अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कानूनी बाध्यता है, जैसे कई बार ट्रेवल बेनिफिट दिया जाता है कि भाई सपोज फीमेल इंप्लॉय काम कर रही है और रात में 12 बजे की शिफ्ट है, तो 12 बजे सरकार ने नियम बना दिया कि भाई अब उनको आप घर तक ड्रॉप करवाओगे, उसके लिए जो ट्रेवल बेनिफिट है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। ठीक है। चलो, तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे कि कब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी और कब नहीं अलाउ होगी, पढ़कर रख लेंगे, कई बार इसी एग्जांपल्स में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलो। फिर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है। लेकिन अगर आप ITC not available on work contract service when supplied for construction of immovable property other than plant and machinery। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, ITC मिलेगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखना, इसके एक्सेप्शन है, वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मतलब किसी और के लिए आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो। जैसे आप मान लो कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, आपको एक रोड बनाने का काम मिला, आपने क्या किया कि इस रोड पर एक सब कॉन्ट्रैक्ट में काम दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जो आप टैक्स पे करोगे सब कॉन्ट्रैक्टर को, और आगे आप ये सर्विस फिर से आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ही आगे दे रहे हो, है ना, आप किसी और डिपार्टमेंट को दे रहे हो, तो यहां पर आप जो टैक्स पे करके आओगे, GST पे करके आओगे, इसकी क्रेडिट अलाउ हो जाएगी, क्योंकि आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस आगे दे रहे हो। When the value of work contract service is not capitalized, in this case, ITC allows to all recipient irrespective of their line of business। कहने का मतलब, आप किसी और के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हो, खुद के लिए नहीं, अपना खुद का ऑफिस बना रहे हो आप, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन किसी और का ऑफिस बना रहे हो तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल, ITC ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन टू बी लेड आउटसाइड इट्स फैक्ट्री। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये आपने अपनी फैक्ट्री के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, तो आपको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका काम होता वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, आगे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने के लिए ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते, तो वहां पर अलाउ होता। जैसे ITC और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन ऑन विच द मशीन। अब देखो, ये मशीनरी से रिलेटेड है, ऊपर ही देखा था हमने कि मशीनरी से रिलेटेड आपको मिल जाएगी क्रेडिट। ठीक है, अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है तो वहां पर आपको ITC अलाउ हो जाएगी। अ कंसल्टिंग फर्म हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, द कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हमने ली, लेकिन जो हमने सर्विस ली वो जस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उस सर्विस को हम बुक्स के अंदर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, एज ए एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। ठीक है, आप ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे हो
तो आपको उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ब्लॉक के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस। आप अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करके आते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। वैसे भी कंपोजिशन के अंदर हमें पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एनआरटीपी से आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप यूज कर रहे हो कोई गुड्स सर्विसेज तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये तो हम ऊपर भी देख लिए थे एलिजिबिलिटी के अंदर ही, कि अगर उसका यूज बिजनेस के लिए हो रहा है तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा, अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अलाउ किया जाएगा। फिर है फ्री सैंपल गिफ्ट गुड्स लॉस्ट स्टोलन। अगर आप गुड्स खरीद के लाए हो और आपने उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है और आप उस गुड्स को बिजनेस के लिए यूज ना करके, मतलब रीसेल के लिए यूज ना करके, फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि या तो गिफ्ट दे रहे हो, फ्री सैंपल में बांट दे रहे हो, तो सरकार को तो यहाँ पे टैक्स का लॉस हो जाएगा ना। सरकार ने बोला था गुड्स लेकर के आना और आगे सप्लाई करना, जब कस्टमर खरीदेगा तो कस्टमर टैक्स पे करेगा, वो टैक्स सरकार के पास आएगा। लेकिन अगर आप फ्री में बांट दोगे, सैंपल दे दोगे, आप चोरी करवा रहे हो, चोरी हो जा रही है, तो उस वजह से सरकार अपने टैक्स का लॉस नहीं करेगी, उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप गुड्स फ्री में दे रहे हो, सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लॉस्ट हो रहा है, स्टोलन हो रहा है, तो वहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वहां सरकार अपने टैक्स का नुकसान नहीं करना चाहती है। ठीक है, टैक्स पेडिंग फ्रॉड केसेस ऊपर भी हमने देख लिया था। अगर फ्रॉड वगैरह की वजह से आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो उस जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगी। ठीक है, चलो। अब कुछ केसेस में देखो, सीबीआईसी ने बोला है कि कब आईटीसी अलाउ किया जाएगा और कब नहीं। तो देखो, अगर सीबीआईसी के हिसाब से जो आप गिफ्ट या सैंपल दे रहे हो वो पार्ट ऑफ सप्लाई है तो वहां पर आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा, और अगर सीबीआईसी के हिसाब से वो पार्ट ऑफ सप्लाई नहीं है तो वहां पर आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो। शेड्यूल 1 के अंदर क्या चीजों को हम सप्लाई मानते हैं, इसका डिस्कशन हमने जब हम जीएसटी के अंदर सप्लाई वाला टॉपिक देखे थे वहां पर ऑलरेडी हमने देख लिया था, तो वो क्लास आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर। अब देखो, कई बार आपको ऑफर मिलता है ना, एक के साथ एक फ्री, तो यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप एक चीज को सेल कर रहे हो और दूसरी यूनिट जो है वो आपकी फ्री है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको आपको माना जाता है कि ये बिजनेस प्रैक्टिस ही है, कि आप जस्ट गुड्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो एक के साथ अगर एक फ्री वाला ऐसा ऑफर चल रहा है तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी, और माना जाएगा कि इन दोनों का कंसिडरेशन, जो आपको एक का कंसिडरेशन मिल रहा है ना, वो इन दोनों का कंसिडरेशन प्रतिफल माना जाएगा, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह रहते हैं, वहां पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगी, उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये फ्री में बांटा जा रहा है। ठीक है, secondary discount, these are the discount which are not known at the time of supply or are offered by the supply already over। ठीक है, तो अगर बाद में कोई डिस्काउंट वगैरह दिया जा रहा है तो उस पे भी सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगी। ठीक है, फिर है प्रोसीजर फॉर रिटर्न ऑफ टाइम, सॉरी टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन। अब मेडिसिन के केसेस में क्या होता कि गुड्स एक्सपायर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना, एक्सपायरी रहती है उसके बाद, तो वो गुड्स कस्टमर को बेचे नहीं जा सकते, तो उस पर जीएसटी को क्या करना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन सरकार ने दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स बाय ट्रीटिंग द सेम एज फ्रेश सप्लाई, और रिटर्न ऑफ गुड्स एक्सपायर्ड गुड्स यूजिंग क्रेडिट नोट। कहने का मतलब है कि दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप गुड्स अपने सप्लायर को वापस कर दो और उसके लिए आप क्रेडिट नोट इशू कर लो, है ना, क्रेडिट नोट सप्लायर आपको इशू कर देगा। दूसरा, जब क्रेडिट नोट सप्लायर इशू कर देगा तो आपको अपने यहाँ से उतनी आईटीसी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस गुड्स का बिल बना के किसको वापस कर दो, अपने सप्लायर को वापस कर दो, तो सरकार को वहां पर भी जीएसटी मिल जाएगा। तो चाहे तो आप उस गुड्स को अपने सप्लायर को आप वापस कर दो, या तो उसके बदले आप सामने वाले से क्रेडिट नोट लेकर के आईटीसी रिवर्स कर दो।
ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है मेडिकल के केस में जहां पर गुड्स एक्सपायर हो जाए। फिर है बैंकिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। बैंकिंग के अंदर क्या है कि बैंक की कुछ सर्विसेज जीएसटी से बाहर है और कुछ जीएसटी के अंदर है। तो इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए दो ऑप्शन है। या तो वो क्या करें कि अपना टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल को अलग अलग करें और प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पूरी आईटीसी का सीधा 50% ले लें और 50% छोड़ दें। ये दो ऑप्शन है बैंकिंग कंपनीज के लिए, ठीक है, बैंकों के लिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, पर चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको स्पेशल कंडीशंस के अंदर आईटीसी का क्या है। तो देखो, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। अगर जिस दिन आप लाइबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने 30 दिन के लिए अप्लाई कर दिया है ना, हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर देखा भी था कि आपको 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उस केस में आईटीसी कैसे मिलेगा? तो आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय सप्लायर। देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो, है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, अब आप अगर पहले रजिस्टर्ड नहीं थे तो इस स्टॉक पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला बिल भी नहीं मिला होगा या आप क्रेडिट ले नहीं पाओगे। तो इसके लिए सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है अगर वो 1 साल पुराना स्टॉक है, 1 साल पुराना स्टॉक है, तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो कि वो आपको रिवाइज इनवॉइस दे दे और आप इसकी क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कुछ स्पेशल प्रोविजन। चलो इसको स्किप कर दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? तो हेड ऑफिस है ये मान लो, और इसकी बहुत सारी ब्रांच ऑफिसेस हैं। ध्यान रखना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर गुड्स के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है, केवल सर्विसेज के केस में अप्लीकेबल होता है, ये आप ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी ऐसी होती है जो यूज तो हर ब्रांच करती है, लेकिन वो ली केवल हेड ऑफिस के द्वारा ली जाती हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि चूंकि काम तो ब्रांच ऑफिस के अंदर हो रहा है तो क्रेडिट इनको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सर्विस हेड ऑफिस ने अवेल की और फिर उसने जो जिसका यूज है उस यूज के हिसाब से बाकी ब्रांचेस को यूज करने के लिए दे दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट की सर्विस थी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस हेड ऑफिस ने अपने नाम से बिल लिया, लेकिन माल तो यहां से बिक रहा है, ब्रांचेस से बिक रहा है। तो इस क्रेडिट को जो हेड ऑफिस को मिली है ये चाहे तो ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन इसके लिए इसको एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसके बाद सेल के प्रपोर्शन में जितनी जितनी सेल्स ब्रांचेस की होगी उतनी उतनी क्रेडिट वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन ब्रांचेस को डिस्पर्स कर सकता है, बांट सकता है। ये है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट। इसमें दो तीन चीजें ही आपको याद रखना है। एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। दूसरा, सेल्स के प्रपोर्शन में बढ़ता है। तीसरा, केवल सर्विसेज के लिए है। और चौथा, 13 तारीख तक इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है GSTR 6 के फॉर्म में। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की। तो ध्यान रखना, यूटिलाइजेशन के अंदर आईजीएसटी का यूज आप आईजीएसटी खुद के लिए तो कर ही सकते हो, साथ में आप सीजीएसटी के लिए भी कर सकते हो और एसजीएसटी के लिए भी कर सकते हो। इतना ध्यान रखना, आईजीएसटी का यूज कहीं भी किया जा सकता है। फिर सीजीएसटी की अगर हम बात करें तो सीजीएसटी का यूज या तो खुद के लिए होगा और आईजीएसटी के लिए हो सकता है, लेकिन एसजीएसटी से इनकी दुश्मनी है, एसजीएसटी के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एसजीएसटी, और जब मैं एसजीएसटी की बात कर रहा हूं तो आप यूटीजीएसटी भी इसमें शामिल समझोगे। इसका यूज भी या तो एसजीएसटी के लिए किया जा सकता है या तो आईजीएसटी के लिए किया जा सकता है, बट इसका यूज सीजीएसटी के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी की आपस में दुश्मनी है, इन दोनों का यूज आपस में नहीं किया जा सकता है। ये यूटिलाइजेशन का
फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये कोई दिया भी है यहाँ पर, आईजीएसटी का यूज सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी भी प्रपोर्शन में किया जा सकता है। और जब आई और एक चीज और ध्यान रखेंगे, सीजीएसटी या एसजीएसटी का यूज तभी किया जा सकता है जब आईजीएसटी का बैलेंस क्या हो जाए, नील हो जाए। ठीक है, फिर आईटीसी सॉरी सीजीएसटी का यूज कहाँ किया जा सकता है, तो पहले तो सीजीएसटी से यूज होगा, बच गया तो आईजीएसटी से यूज होगा। ठीक है, और एसजीएसटी का यूज कहाँ किया जा सकता है, पहले तो एसजीएसटी का में होगा और फिर बचा तो आईजीएसटी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में यूज नहीं होंगे। ये कुछ वेरियस फॉर्म्स हैं, इनको आप पढ़ के रख लोगे, आईटीसी 01, आईटीसी 02, आईटीसी 03, आईटीसी 04। इसमें 02 याद रखना, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का केस ही, अगर आईटीसी ट्रांसफर करनी पड़ रही तो आईटीसी 02 के थ्रू होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये दोनों अति महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 16 और सेक्शन 17(5) हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, तो ये था आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक क्विक रिवीजन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।